हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। और अब तक आपने क्या सीखा है उसे मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन डेप्थ सीखा है। हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी इन डेप्थ सीखा है। ओके। हम जब भी लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं हम क्या करते हैं सर, आपके सिस्टम टू को सॉल्व करने की एक्चुअल में बात कर रहे हैं। सिस्टम टू कैसा एक्सप्रेशन है सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। इस सिस्टम को सॉल्व करके आपके पैरामीटर्स एस्टिमेशन की आप बात करते हो जब भी आप लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हो। ओके। क्योंकि आपको पता है राइट, एक्स थीटा इक्वल टू वाई, आपका एक्स थीटा इक्वल टू वाई हमेशा सॉल्व नहीं हो सकता सर। सिर्फ तब सॉल्व हो सकता है जब भी वाई इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ एक्स। पर आपका सिस्टम टू का सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। आपके सिस्टम टू का सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो जब भी हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बेसिकली हम इस अप्रोच के साथ आपके पैरामीटर्स एस्टिमेशन की बातें करते हो। ओके। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपने क्या देखा था? मैंने आपको बताया था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में हमेशा आपको सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा। पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के आपके 7 केसेस में हमने देखा था कि आइदर यूनिक भी मिल सकता है सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट भी मिल सकता है। ओके। जैसे आपके स्टार्टिंग के 2 केसेस में आपको एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था, यूनिक थीटा हैट वेक्टर मिल रहा था। पर बाकी के सारे केसेस में आपके पास ऐसे इनफाइनाइट थीटा हैट के सॉल्यूशंस पॉसिबल थे। ओके। इसे थोड़ा और डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप देखोगे मैंने अभी इन जनरल बातें करने के बारे में सोचा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपका एक्सआई, इस बार सोचिए कि उसमें डी फीचर्स हैं। आपके हर एक ऑब्जर्वेशन में डी फीचर्स हैं। और आपका जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो वाई होगा अभी भी वो एक सिंगल रियल वैल्यू ही होगा। ओके। तो मुझे बताइए आपका एक्स मैट्रिक्स आपको कैसे दिखाई देगा? तो आप बोलोगे आपका पहला फीचर वाला कॉलम यहाँ पे रखिए, आपका दूसरा फीचर वाला कॉलम आप यहाँ पे रखिए, आपके तीसरे फीचर वाला कॉलम आप यहाँ पे रखिए। ऐसे आपके डी फीचर्स वाले कॉलम्स आप यहाँ पे रख सकते हो। और लास्ट में एक इंटरसेप्ट के लिए 1 वाला कॉलम ऐड करिए। राइट, इतना हमने देखा है। ओके। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या यहाँ पे ये हर कॉलम का साइज क्या होगा? एन ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो यहाँ पे इसका भी साइज n क्रॉस 1 है, इसका भी साइज n क्रॉस 1 है, इसका भी साइज n क्रॉस 1 है। आपके सारे कॉलम्स का साइज n क्रॉस 1 है। तो ऑटोमेटिकली आपके इस मैट्रिक्स का साइज क्या बन गया? n क्रॉस d प्लस 1। राइट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं n इंटू d प्लस 1। ये आपके इस मैट्रिक्स का साइज है। इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं नीचे। आपके x मैट्रिक्स का साइज है n क्रॉस d प्लस 1। ओके। तो वही मैं यहाँ पे इन जनरल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा केस जब भी n ग्रेटर देन d प्लस 1 है वो ये वाले केसेस हैं। जब भी n लेस देन d प्लस 1 होगा तो वो ये वाले केसेस हैं। तो अभी मैं इन जनरल बातें करने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूं। ओके। आपके स्टार्टिंग के केस में आपने बताया कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है सर, एक ही थीटा हैट वेक्टर आपको मिलता है। ठीक है, इसकी एक पहचान है। ओके। क्या पहचान है पता है? जब भी आपके एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स, आपके एक्स मैट्रिक्स में ऑल कॉलम्स ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब आपको यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। जब ये आपके एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तभी आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ था मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों केसेस में यूनिक सॉल्यूशन क्यों मिला था? क्योंकि आपके एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और इन बाकी केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों मिला था? उसका ऑपोजिट समझिए कि सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है।
इस कंडीशन का ऑपोजिट हुआ होगा कि सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहे होंगे, इसलिए यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिले थे। ओके सर, मैं इतना एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि इतना चीजें आप समझ पा रहे हो। ओके। ओके, तो एक रेमेडी मैंने आपको बताया था, एक रेमेडी मैंने बताया था। सबसे पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। यहाँ पे भी इनफाइनाइट थीटा हैट वेक्टर्स है मेरे पास, यहाँ पे भी इनफाइनाइट थीटा हैट वेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट थीटा हैट वेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट थीटा हैट वेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट थीटा हैट वेक्टर्स हैं। तो एक अप्रोच मैंने क्या बताया था इस प्रॉब्लम के साथ डील करने का, जो आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी यूज करते हैं, वो अप्रोच था, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ थीटा हैट है, आपके पास कलेक्शन ऑफ थीटा हैट वेक्टर्स हैं, तो आप क्या करिए, उसमें से ऐसा वेक्टर मुझे दीजिए जिसका स्मॉलेस्ट L2 नॉर्म हो, स्मॉलेस्ट L2 नॉर्म। ऐसा पर्टिकुलर थीटा हैट आप चूज करने के बारे में सोच सकते हो, राइट। तब आपको इन सारे केसेस में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। पर ये एक आसान सा रेमेडी है जो हमेशा आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर सकता, टेस्टिंग के टाइम स्पेसिफिकली टेस्ट डेटा पे, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा पे तो आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे इस अप्रोच के साथ, पर मेन क्या चीज है, मैं जो ट्रेनिंग लूंगा उससे मैं टेस्टिंग पे अच्छा परफॉर्म कर सकूं, अननोन डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर सकूं, राइट। समझ रहे हो, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे बेटर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो डेटा मैंने देखा भी नहीं हो, मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट का पार्ट भी ना हो, उस पे भी मैं अच्छा परफॉर्म करूं। ओके। ओके, तो इस अप्रोच के साथ विदाउट एनी रेगुलराइजेशन, आपका जब लाइब्रेरी आप यूज करते हो, आपको ये अप्रोच से सॉल्यूशन मिलता है एक। पर आज मैं आपको क्या बताने की कोशिश करने वाला हूं, आपको एक दूसरा अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अभी सेकंड अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा। जो अप्रोच क्या होगा सर, रेगुलराइजेशन, रेगुलराइजेशन, ठीक है। L2 रेगुलराइजेशन, बेसिकली L2 रेगुलराइजेशन। अभी इसे डायरेक्टली लिखते नहीं है, इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम इसे अचीव कर सकते हैं। ओके, ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व करेगा आपका L2 रेगुलराइजेशन, उसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ओके, मैंने एक क्या पहचान बताया था सर, इन सारे केसेस में क्या चीजें हैं, ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स ऑफ एक्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। इन सारे केसेस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों मिले थे, आपका जो एक्स जो मैट्रिक्स था उसमें सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट एक साथ में नहीं देख पा रहा था, ये प्रॉब्लम था। ओके, तो ऐसा ही एक डेटा सेट क्रिएट करते हैं। अभी इन सब के लिए अलग अलग डेटा सेट क्रिएट करने की जगह क्या करते हैं, एक डेटा सेट के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा वो डेटा सेट जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूं। ये आपका पहला फीचर है, ये आपका दूसरा फीचर है, ये आपका करस्पॉन्डिंग लेबल है। इसे आप क्या समझिए सर, इसे आप आपका ट्रेनिंग डेटा सेट समझिए, इसे आप आपका ट्रेनिंग डेटा सेट समझिए। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको आउटलाइन बताना चाहता हूं कि हम क्या करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। एक आउटलाइन बता देता हूं, ठीक है। आपको भी एक अंदाजा होना चाहिए, राइट, कि आप क्या क्या करने वाले हो इस लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ना, मैं जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन टेक्निक प्रोबेबिलिस्टिक वे आपको बताया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, राइट। आपको मैंने एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन टेक्निक बताया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में, तो उससे ही रिलेट करते हुए हम यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, आपका जो कॉस्ट फंक्शन है सम ऑफ स्क्वायर एरर, उसे ही आपको ला के देगा। ओके, जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से पैरामीटर ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको आपका कॉस्ट फंक्शन ही मिनिमाइज करने के लिए वो बोलेगा, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम ये देख चुके हैं, राइट। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम देख चुके हैं, तो वही एक चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर, आपके इस डेटा सेट के हिसाब से आपके जे ऑफ थीटा को, ओके, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे।
फिर उस जे ऑफ थीटा में ना कुछ चेंजेस करेंगे, यहाँ पे ना कुछ चेंजेस करेंगे। ओके, और देखते हैं क्या ये चेंजेस करने से मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है क्या, क्या मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है क्या। ओके, क्योंकि मैंने आपके सामने ऐसा ही डेटा सेट लाया है, अगर आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसे इनफाइनाइट थीटा हैट वेक्टर्स एज अ सॉल्यूशंस हो गए अवेलेबल। आप डेफिनेटली स्मॉलेस्ट L2 नॉर्म वाला चूज कर सकते हो, पर समझ रहे हो क्या, मतलब ये नीचे से एक तरह से फ्लैट होने वाला है आपका कॉस्ट फंक्शन, उसमें कुछ मैं चेंजेस करके बताऊंगा, फिर वो आपको यूनिक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। तो ये कहानी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से। ओके सर, एक मिनट, ये आपका x1 फीचर है, ये आपका x2 फीचर है, ये आपका लेबल है। ओके, मैंने क्या बताया था, आपके सारे फीचर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं जब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, तो मैंने ऐसा ही डेटा सेट चूज किया है जहां पे x2 कॉलम 2 टाइम्स x1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होने वाले हैं। ओके, अभी मैं एक काम करता हूं, आपके डेटा सेट पे जो एजम्पशन होता है वो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करता हूं। आप क्या एज्यूम करते हो सर, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में अगर आपके पास दो फीचर्स हैं, आप एज्यूम करोगे आपका डेटा कुछ इस तरह से बना है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस यहाँ पे कुछ तो एक इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में ऐड हुआ है, राइट। आप इस एजम्पशन के साथ आपका डेटा बना है, ऐसा सोचते हो। ओके, मैं इस एजम्पशन के साथ भी डील कर सकता हूं, पर जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ना, इस एम नॉट को मैं गायब करना चाहता हूं। इस सिंप्लिसिटी के लिए इस लेक्चर में उसे हम गायब करना चाहते हैं। एम नॉट का वैल्यू 0 सोचिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका भी कैसे टेक केयर कर सकते हैं। अभी के लिए इसे पिक्चर से गायब रखते हैं। ओके, अभी के लिए इसे पिक्चर से गायब रखते हैं। तो मैं आपका एजम्पशन क्या सोचने वाला हूं सर, आपका डेटा सेट कैसे बना है सर, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बना है। ओके, तो वो मैं लिख लेता हूं, एक मिनट, मैंने पीपीटी में लिख के लाया है, यहां पे है वो। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं। ओके, अब आपका ये रैंडम नॉइस है, राइट। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपने क्या एजम्पशन लिया था कि आपका रैंडम नॉइस हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में नॉर्मल है जिसका मीन 0 है और एक कांस्टेंट वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। सेम एजम्पशन अभी भी है। ओके, तो वाई आई गिवन एक्स आई कैसे दिखाई देगा सर, आपका वाई आई गिवन एक्स आई वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाई देगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी से रिलेट करते हुए जाइए, जिसका मीन क्या होगा सर, जिसका मीन क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, और उसका वेरिएंस क्या होगा सर, आपके नॉइस का जो वेरिएंस है वही होगा। ये समझने में आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए अगर आपने मेरे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का लेक्चर देखा है। अब वापस से मैं ये सेम चीज एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पे मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे पता है, आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आप आपके इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हुए आपका पैरामीटर के वैल्यूज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, राइट। बस वहां पे क्या डिफरेंस था सर, आपके वहां के एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे θ1x ऐसा लिखा गया था, और यहाँ पे क्या डिफरेंस था सर, यहाँ पे c लिखा गया था। समझ रहे हो। ओके, इससे आपको इतना डर नहीं लगना चाहिए। आपको पता है, राइट, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, आपका जो मीन होता है, मीन वाला जो पार्ट होता है वही एज इट इज आप यहाँ पे लिखते हो, राइट। वही मैंने किया है आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी, मैंने वही किया था। आपका ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके, ये एक्सप्रेशन कैसे मिला होगा सर, मैंने क्या सोचा होगा, मुझे इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, ये जो पीडीएफ है वाई आई गिवन एक्स आई, ठीक है, पैरामीटराइज्ड बाय दिस थीटा वेक्टर, मुझे क्या करना है सर, इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करते हुए अपना थीटा वेक्टर ढूंढने की कोशिश करनी है, राइट।
आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपने देखा होगा, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हुए मेरा थीटा वेक्टर मैं ढूंढना चाहता हूं। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो जब भी आपने आपका पीडीएफ का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, पीडीएफ का एक्सप्रेशन, तो आपके पास ऐसा कुछ तो मिला एक्सप्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन से रिलेट करते हुए जाइए। अभी आप इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, राइट? ओके, इतना पार्ट मेरे हिसाब से आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैंने क्या किया सर, अगर आप आपके इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए आपके थीटा वेक्टर को ढूंढने की कोशिश करने वाले हो, इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए, इस कंप्लीट पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए थीटा वेक्टर ढूंढना चाहते हो, पर उस पूरे पार्ट में तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट? आप समझने की कोशिश करिए, ये एक पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे गायब कर सकते हो। एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है सर, ये ग्रेटर देन जीरो कोई तो एक वैल्यू है, तो आपके ये पैरामीटर एस्टिमेशन में मैटर नहीं करता, ठीक है? ये पैरामीटर एस्टिमेशन में मैटर नहीं करता। ये फंक्शन, ये क्या डिसाइड करेगा सर, ये पॉजिटिव वैल्यू क्या डिसाइड करेगा? फंक्शन का हाइट डिसाइड करेगा। पर मैं तो जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कौन से टीटा पे होगा वो देखने की कोशिश करने वाला हूं, ऐसे, राइट? इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, इसे आपका एक फंक्शन बुलाइए, इसे आपका फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बुलाइए। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूं सर, इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू किस पर्टिकुलर टीटा पे आ रही है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई एक फंक्शन होगा, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन से टीटा पे होगा, कौन से टीटा पे होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो नहीं मुझे इंटरेस्टेड है, कौन से टीटा पे होगा वो देखने में मैं इंटरेस्ट रखता हूं। ओके, तो इसलिए ये पर्टिकुलर तो सिर्फ उसका हाइट डिसाइड करने वाला है, ठीक है? हाइट ऊपर नीचे कर सकता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे मैं गायब कर सकता हूं, ठीक है? ओके, इसे मैं गायब कर सकता हूं। वैसे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी देखे थे अपने, तो इसे मैं गायब कर सकता हूं। ओके, तो मुझे क्या करना है सर, अभी मैं सोच सकता हूं इस पर्टिकुलर पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए मेरे थीटा वेक्टर को मैं ढूंढना चाहता हूं। ओके सर, अभी जैसे आपने आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में किया था, आपने क्या सोचा था, अगर आप इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए थीटा वेक्टर ढूंढना चाहते हो, वो सेम थीटा वेक्टर आपको मिल सकता है अगर आप log ऑफ दिस को मैक्सिमाइज करते हुए थीटा वेक्टर को ढूंढोगे, ठीक है? मैं बोल रहा हूं इस पूरे पार्ट को log के अंदर लीजिए, और इस आपके इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हुए अपने थीटा वेक्टर को ढूंढिए, सेम थीटा वेक्टर मिलेगा, log से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बस आपको आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन से रिलेट करते हुए जाना है। तब आगे क्या देख सकते हो सर आप, ये लॉग, ये लॉग के कारण क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है सम्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल पिक्चर से गायब हो जाएगा, और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो एक्सपोनेंशियल के पावर में है वो नीचे आ जाएगा माइनस साइन के साथ। ये हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देखा है। तो मैंने क्या देखा अभी, मुझे अभी इस लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हुए अपने थीटा वेक्टर को ढूंढना है, मतलब इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए अपने थीटा वेक्टर को ढूंढना है। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, मुझे लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर्स को ढूंढना है। सेम चीज है, इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर्स को ढूंढना है। ओके, ये माइनस साइन है, अगर इस माइनस साइन को हटा दोगे तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन वाला काम करना है, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है? पर वो करने से पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, वापस से सेम कहानी, ठीक है? यहां पे रुकिए, यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 सिग्मा स्क्वायर यहां से हटा सकते हो, और आप चाहिए तो यहां पे लिख सकते हो। ओके, अब वापस से मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक वेरिएंस है जो कुछ तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, वो कुछ तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। तो इस पॉजिटिव वैल्यू को भी आप आपके पिक्चर से गायब करने के बारे में सोच सकते हो। तो उसे जब आप गायब करोगे तो डिनोमिनेटर मैंने यहां से हटा दिया। अब यहाँ के माइनस साइन को अगर हटाओगे तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन वाला काम है, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है? तो मुझे अपने जब पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं, मैंने क्या जाना, मैंने क्या जाना, मुझे ये काम करना होगा। ओके, इससे आप अभी आपके बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन आपको क्या बता रहा है सर, ये काम करने के लिए वो कह रहा है, ये काम करने के लिए वो कह रहा है। ये काम कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो सर, जैसे मैं यहाँ पे वापस से लिख लेता हूं,
मुझे क्या करना है सर, मिनिमाइज करना है। कौन से पार्ट को सर, आपके इस समेशन वाले पार्ट को। आई इक्वल टू 1 से लेके एन वाई आई माइनस टीटा 1 x1 माइनस टीटा 2 x2। यहाँ पे आयत ऑब्जर्वेशन वाला सुपरस्क्रिप्ट ऐड कर देता हूं और यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूं। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैंने देखा मुझे इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए, ओके, अपने पैरामीटर्स टीटा 1 टीटा 2 एस्टिमेट करना है। ये कैसे एस्टिमेट कर सकते हो सर, आपको सिंपली यहाँ पे आर्ग लिखना है, तो ये जो आंसर निकाल के देगा वही आपके एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, इतना एक्सप्रेशन लिखने से आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि आपको वो आपके एस्टिमेटेड पैरामीटर्स के वैल्यूज टीटा 1 हैट टीटा 2 हैट आपको मिल जाएंगे। इसका आउटपुट क्या होगा सर, आप सोच सकते हो, आपको टीटा 1 हैट मिल जाएगा और आपको आपका टीटा 2 हैट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, मैं होप कर रहा हूं इतना क्लैरिटी आपके पास है, यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट था। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट, अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपके इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए ये कॉस्ट फंक्शन कैसे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉस्ट फंक्शन ही तो अभी डिराइव किया। हमने क्या किया सर, यहाँ पे देखिए ना, ये पर्टिकुलर क्या है सर, समझने की कोशिश करिए। ये अंदर वाला पार्ट क्या, आपका कॉस्ट फंक्शन है, राइट। ये अंदर वाला पार्ट क्या, आपका कॉस्ट फंक्शन है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इस अंदर वाले पार्ट को मैं जे बुला रहा हूं, जो आप बुलाते भी हो, राइट। आपके इस पूरे पार्ट को मैं जे बुला रहा हूं। समझने की कोशिश करिए, आपके इतने पार्ट को आप आपका जे बुला रहे हो। ओके, तो मैं आपको अभी विजुअलाइजेशन करके दूंगा आपके इस डेटा सेट के हिसाब से आपका जे कैसे दिखाई देता है। ओके, देखिए मैंने क्या किया सर, सबसे पहले आपके पास आई कहां से लेके कहां तक वेरी होगा, आई इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो y के जगह 1 लिखिए, x के जगह भी यहाँ पे 1 लिखिए। तो y की जगह जब 1 लिखोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। x1 क्या आएगा सर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 1 आएगा, तो यहाँ पे x1 की जगह 1 आ गया। x2 की जगह फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हो गया। समेशन लेना है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए लिखना है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में y का वैल्यू क्या है सर, 10 है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में x1 का वैल्यू क्या है सर, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, आपके सेकेंड ऑब्जर्वेशन में x2 का वैल्यू क्या है सर, 4 है, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। वापस से समेशन करना है तो प्लस लिख दिया। ओके, और अभी आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए सोचिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन में y का वैल्यू क्या है सर, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। थर्ड ऑब्जर्वेशन में x1 का वैल्यू क्या है सर, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन में x2 का वैल्यू क्या है सर, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। तो आपके इस एक्सप्रेशन को जे को जब आप स्प्लिट करोगे आपके डेटा सेट के हिसाब से, ठीक है, तो ये रहा आपका जे, जिसे अभी हम क्या करेंगे सर, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, विजुअली देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विजुअलाइज करने की हम कोशिश करेंगे। हम किस में विजुअलाइज करेंगे सर, हमेशा की तरह डेस्मॉस टूल को हम यूज करेंगे। ये एक ऑनलाइन टूल है जो बेसिकली मैं यूज करता हूँ टीचिंग करने के लिए। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे टीचिंग हो पाता है। मतलब मैं थोड़ा काम चोरी अवॉइड करता हूँ, जितना बेस्ट देने की कोशिश कर सकता हूँ उतना देने की कोशिश करता हूँ। ओके, पर डेस्मॉस टूल में क्या प्रॉब्लम है पता है, आपके जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं ना, एक्स नाम होता है, वाई नाम होता है, जेड नाम होता है। तो मैं जेड यूज करने वाला हूं जे के लिए, मैं एक्स यूज करने वाला हूं आपके टीटा 1 वेक्टर के लिए, टीटा 1 के लिए। टीटा 1 वेक्टर नहीं है, सॉरी, टीटा 1 एक वैल्यू है, टीटा 2 भी एक वैल्यू है। तो मैं एक्स किसके लिए यूज करूंगा सर, टीटा 1 के लिए यूज करूंगा। वाई किसके लिए यूज करूंगा सर, टीटा 2 के लिए यूज करूंगा। ठीक है, ये दोनों क्या है सर, वैल्यूज हैं जो आपके टीटा वेक्टर में होने वाले हैं, जो आपके टीटा वेक्टर में होने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या बोला, आपका जे आपको पता है, राइट। जे हमेशा पैरामीटर्स उसमें वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप आपके जे को लिखने की कोशिश करोगे तो उसमें दो ही पैरामीटर्स हैं, एक टीटा 1 एक पैरामीटर है, एक टीटा 2 एक पैरामीटर है। ओके, ओके, पर मैं क्या करने वाला हूं सर, आपके वेरिएबल 1 को एक्स एक्सिस के सब टर्म्स में सोचूंगा, वेरिएबल 2 के जगह वाई एक्सिस को देखने की कोशिश करूंगा, और जे के लिए
मैं जेड एक्सिस को देखने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं इसे प्लॉट करके आपको बताता हूं ये प्लॉट कैसे दिखाई देता है। ओके, तो मैंने देखिए आपका ये सेम एक्सप्रेशन यहां पे लिखा है, बस टीटा वन की जगह एक्स, टीटा टू की जगह वाई और आपके जे की जगह जेड। तो जब भी आप इसे प्लॉट करोगे, ठीक है, आप इसे देखिएगा, ये आपका टीटा वन वाला एक्सिस है समझिए, ये आपका टीटा टू वाला एक्सिस है समझिए, ये आपका जे वाला एक्सिस है समझिए। तो आप देख सकते हैं ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन तो है, पर ये देखिए ना, फ्लैट है, राइट। बॉटम इसका एक ग्लोबल मिनिमा है, मतलब ये इस मतलब आप समझने की कोशिश करिए, जैसे इसे अगर आप ऐसा थोड़ा देखने की कोशिश करोगे, इसका एक लोवेस्ट पॉइंट तो है, एक ही लोवेस्ट पॉइंट है, पर वो मल्टीपल टीटा वन कॉमा टीटा टू पॉइंट्स के लिए आता है, राइट। यहाँ पे मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स के लिए वो लोवेस्ट वैल्यू सेम है, वो सारे पॉइंट्स के लिए वो लोवेस्ट वैल्यू सेम है। आप समझ पा रहे हो क्या? ये कॉन्वेक्स कर्व ही है सर, ये आपका जो कर्व आपने बनाया है ये कॉन्वेक्स कर्व ही है। बस प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं एक्स कॉमा वाई के लिए, जहां पे वो लोवेस्ट पॉइंट पे हमें इस कर्व के लेके जाता है, मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा देखिए, ठीक है, आपके इसमें हमने क्या देखा सर, ये जो कॉस्ट फंक्शन जब हमने देखा, ये बॉटम से फ्लैट है मैंने देखा, इसी वजह से यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे, ऐसा आप सोच सकते हो, इसी वजह से यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे आपके टीटा हैट वेक्टर के। ओके, मैं क्या करूंगा देखिए, मैं एक ऐसा पर्टिकुलर टर्म उसमें एक ऐड कर रहा हूं, ऐसा पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पे मेरे पास टीटा, सॉरी टीटा नहीं बोल रहा हूं, लैम्डा, मेरे पास ये एक लैम्डा, एक क्या बोल सकता हूँ, एक हाइपर पैरामीटर है, इसे मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में हाइपर पैरामीटर बोलते हैं, जिसका वैल्यू मैं डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है, जिसका वैल्यू मैं डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है। मुझे जीरो से लेके, मैं इस लैम्डा का वैल्यू जीरो से लेके कितना भी इंक्रीज करने के बारे में सोच सकता हूं, और उस हिसाब से आपका जे किस तरह से चेंज होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी आपका नया जे मैं क्या सोच रहा हूं सर, उसमें कुछ ऐसा टर्म ऐड हुआ है, उसमें कुछ ऐसा टर्म ऐड हुआ है। ओके, इसे समझने की कोशिश करते हैं, चलिए विजुअलाइजेशन में जाएंगे ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा वो विजुअलाइजेशन जो मैंने आपके लिए सोचा है। एक मिनट, लैम्डा की जगह ना यहाँ पे मैं टी एक लेटर यूज कर रहा हूं, एक मिनट। ओके, ठीक है, जब मैंने आपके टी का वैल्यू यहाँ पे जीरो सोचा, यहाँ पे जब आपके टी का वैल्यू मैंने जीरो सोचा, तो आप क्या देख सकते हैं, आपका ये कंप्लीट पार्ट मैटर नहीं करता, राइट। यहाँ पे आपका जो कंप्लीट पार्ट है आपका मैटर नहीं करता, आपका ये ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन ही है। तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन ऐसा ही था, राइट, आपका ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन ऐसा ही था। यहाँ पे अभी ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, मैं होप कर रहा हूँ। वापस से आपके एक्स एक्सिस को आपको क्या समझना है, टीटा वन सोचना है, एक्स वाई एक्सिस को टीटा टू सोचना है, ये एक्सिस को आपका जे वाला हाइट सोचना है, जो कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू बताएगा। यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे मल्टीपल टीटा वन कॉमा टीटा टू के वैल्यूज हैं, जहां पे आपके लोवेस्ट पॉइंट पे आप लेके जा सकते हो। अब एक ध्यान से देखिए, मैं आपके इस टी को ना राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, एक मिनट, मैं आपके इस टी को ना जीरो से लेके फाइव तक शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली फाइव तक भी हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वन तक शिफ्ट करते हैं। मैं टी के वैल्यू को ना, मतलब ये जो लैम्डा होगा हमारे ओरिजिनल ओरिजिनल इक्वेशन में, यहाँ पे जो लैम्डा लैम्डा बाई टू है ना, यहाँ पे जो लैम्डा बाई टू है, उसे मैं क्या बुला रहा हूँ, वहां पे टी बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं टी का वैल्यू जीरो से लेके वन तक शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, और उस हिसाब से आपका ये कर्व किस तरह से चेंज होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉटम में क्या है सर, एक फ्लैट है। ओके, जैसे भी मैं टी का वैल्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे टी का वैल्यू मैंने 0.006 सोचा, तो आप क्या देख सकते हैं, क्या आपका कर्व
समझ रहे हो कि आपका कर्व स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स में कन्वर्ट होते जा रहा है, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स में। जैसे अगर आप उसे और थोड़ा टी का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स में कन्वर्ट होते जा रहा है, राइट, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स में। अगर आप इसे और लेके जाओगे, आप समझ पा रहे हो क्या, आपके आप जो वीक कॉन्वेक्स कर्व था, आपका जो वीक कॉन्वेक्स कर्व था, उसे आप स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कर्व में चेंज कर पा रहे हो, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कर्व में। ये है उस कांस्टेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंस। और एक चीज मैं चाहता हूं आप यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप आपके टी का वैल्यू और इंक्रीज करते जाओगे और इंक्रीज करते जाओगे, तो आपका ये जो कर्व है ना, ऊपर 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 शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे मैं और इंक्रीज कर रहा हूं और इंक्रीज कर रहा हूं और इंक्रीज कर रहा हूं, आपका कर्व देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स तो हो रहा है, पर वो ऊपर ऊपर जा रहा है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और कुछ कमेंट करते हैं। ओके, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, मैं वापस से आपको रिपीट करना चाहता हूं। मैंने अपने विजुअलाइजेशन में ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को टी वेरिएबल के नाम से बुलाया, और मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास एक, आप समझ सकते हैं जैसे एक डीजे के पास कुछ ऐसा स्विच होता है जिसके हेल्प से वो वैल्यूज चेंज कर सकता है टी के, ऐसा सोच सकते हो। मैं टी के वैल्यूज 0 से लेके 1 तक चेंज कर रहा था, ठीक है, 0 से लेके 1 तक ऐसे इस तरह से चेंज कर रहा था। तो मैंने क्या पाया, जब मैंने टी का वैल्यू, इस पूरे पार्ट का वैल्यू 0 रखा, ये अगर आप टी नहीं पहचान पा रहे हो, इसे थोड़ा नीचे से कर्व कर लेता हूं। जब मैंने इस टी का वैल्यू 0 रखा, तो आपका ये वाला कंप्लीट पार्ट मैटर नहीं करता। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट फंक्शन, आपका ओरिजिनल सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला कॉस्ट फंक्शन बना, सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला कॉस्ट फंक्शन बना। और क्योंकि आपके डेटा सेट में x2 2 टाइम्स x1 था, इस वजह से आपका ये कॉस्ट फंक्शन t = 0 पे आपको कॉन्वेक्स तो दिखाई दे रहा था, पर वो बॉटम से फ्लैट था, ठीक है। फिर आपने क्या किया सर, फिर आपने क्या किया, आपके t के वैल्यूज को इंक्रीज करने की कोशिश की। मैं क्या बोल सकता हूं, आपके t के वैल्यूज को आपने इंक्रीज करने की कोशिश की। तो इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ, ये जो कॉस्ट फंक्शन जो कॉन्वेक्स था पर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं था, वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स बनता गया, वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कर्व बनता गया। ओके, और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा सर, जब ये आपका जे एक स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कर्व होगा, और अभी आप इस जे को मिनिमाइज करते हुए, अगर आपने आपके इस जे को मिनिमाइज करते हुए अपने θ1 θ2 के वैल्यूज एस्टिमेट करने की कोशिश की, तो आपको यूनिक वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसे एक वेक्टर में रखने की कोशिश करोगे, θ1 θ2, तो आप बोल सकते हो कि जो आप पैरामीटर एस्टिमेट करने वाले हो, वो एक यूनिक पैरामीटर होगा इस पर्टिकुलर केस में। आप समझ पा रहे हो क्या, जैसे मैं यहाँ पे टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखूंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चाहिए तो, जैसे मैंने अपने टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोच लिया, आप समझ लीजिए आपको आपका स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कर्व मिलेगा जे, ठीक है। जे को स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स बनाने का तरीका क्या है सर, अगर वो वीक कॉन्वेक्स है, फॉर एग्जांपल वो एक वीक कॉन्वेक्स है जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो मैंने पाया कि मैं कुछ ऐसा चीज कर सकता हूं, और यहाँ पे मुझे हाइपर पैरामीटर का इस हाइपर पैरामीटर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखना है, ठीक है। जैसे ही मैं ग्रेटर देन 0 रखूंगा, ये मेरा जो कॉस्ट फंक्शन है वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अगर मैं अपने पैरामीटर्स ढूंढूं, तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा सर, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ओके सर, इसे समराइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप समराइज कर सकते हो। आपके पास पहले आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला कॉस्ट फंक्शन था, फिर आपने क्या किया सर, आपके सम ऑफ स्क्वायर एरर में इस तरह से कुछ चीजें ऐड की, θ1 स्क्वायर प्लस θ2 स्क्वायर। ओके, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे बॉटम में लिखता हूँ। आप एक थीटा वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हो, एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो आप इन दो
पैरामीटर के वैल्यूज एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने क्या किया देखिए, आपके कॉस्ट फंक्शन में ही थीटा वन स्क्वायर जो उसका ओरिजिनल ट्रू पैरामीटर का वेरिएबल था, थीटा टू स्क्वायर जो उसका सेकंड पैरामीटर था, उसको स्क्वायर किया। इस तरह से आपका कॉस्ट फंक्शन बनाया। आपका पुराना कॉस्ट फंक्शन सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर एरर था। पर अभी मैं किस कॉस्ट फंक्शन के साथ काम करना प्रेफर करूंगा सर? ऐसे कॉस्ट फंक्शन के साथ काम करना प्रेफर करूंगा जब मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अगर आप थीटा हैट ढूंढोगे, यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट थीटा हैट आपको मिलने वाले हैं। पर यहाँ पे आपको यूनिक थीटा हैट मिलने वाला है। यूनिक थीटा हैट वेक्टर आपको मिलने वाला है। ये क्यों हुआ सर? क्योंकि इस केस में आपका जो कॉस्ट फंक्शन था ना, वो कॉन्वेक्स तो था पर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं था, बॉटम से वो फ्लैट था एक तरह से। पर यहां पे आपका कॉस्ट फंक्शन स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स बन रहा है। स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कैसे सर? जैसे मैं लैम्डा बाई टू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखूंगा, जैसे मैंने इसे ग्रेटर देन जीरो रखा, आपका काम हो गया। आपका कॉस्ट फंक्शन स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक और चीज बताई थी राइट, वापस से चाहिए तो देख लीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पे मतलब लैम्बडा बाई टू का वैल्यू जीरो रखा, यहाँ पे क्या है सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है आपके पास, राइट। आप बॉटम में देखोगे, आप देखिए ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो सर? जैसे आप देखिए, आपकी इस लैम्बडा बाई टू का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज करोगे, आप क्या देख सकते हो, आपका कर्व कॉन्वेक्स तो होते जा रहा है, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स, पर ऊपर ऊपर भी जाते जा रहा है, ऊपर ऊपर भी जाते जा रहा है, ऊपर ऊपर भी जाते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे मेरा जे का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इस केस में मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे जे का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि इसे आप कैसे देख सकते हैं, सोचिए। यहाँ पे आप आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए जो जे का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे जो आप आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए जे का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये जे का वैल्यू बड़ा होगा। समझ रहे हो? जैसे कि आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट थीटा हैट वेक्टर्स है, राइट। उसमें से कोई भी एक थीटा हैट वेक्टर चूज कर लीजिए, कोई भी एक थीटा हैट वेक्टर, और उसके लिए आपका जे का वैल्यू मेजर करिए। ठीक है, एक तरह से आप सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉर योर ट्रेनिंग डेटा सेट मेजर कर रहे हो। एक तरह से आप आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर, इसमें से कोई भी एक थीटा आप चूज करो, कोई भी एक ऑप्टिमाइज्ड, जैसे आप चूज कर सकते हो स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला सॉल्यूशन। तो आपने एक ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर ढूंढ लिया, समझ लिया, पैरामीटर्स के वैल्यूज ढूंढ लिए। तो उस ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर के वैल्यूज के हिसाब से आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू कैलकुलेट करो, सम ऑफ स्क्वायर एरर। तो ये जो कुछ भी वैल्यू होगा, ये छोटा होगा इस वैल्यू से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, इस थीटा हैट वेक्टर को, आपके इस थीटा हैट वेक्टर को यहां पे रखिए। तो एक तरह से मैं क्या बोल रहा हूं, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए इस थीटा हैट, इस पैरामीटर के वैल्यूज के हिसाब से सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो ये वैल्यू मैं बोल रहा हूं सम ऑफ स्क्वायर एरर का बड़ा होगा। तो यहां पे कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है। आपके वीक कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन को आप स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से यूनिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, पर आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर बढ़ रहा है। आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर, राइट, कुछ तो बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, एक तरह से आप ट्रेनिंग डेटा सेट पे ज्यादा एरर करने के बारे में सोच रहे हो। आप यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट पे जो एरर था वो कम था, पर जैसे आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन से यूनिक सॉल्यूशन करने की कोशिश की, तो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे इस बार आप एरर ज्यादा करने वाले हो। इनडायरेक्टली आप ये बातें कर रहे हो। ये मैं आपको ग्राफिकली भी बताऊंगा, तब आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। पर अभी के लिए इस पॉइंट को बैक ऑफ द माइंड रखिए, इसे बॉक्स में डाल के रखिए। इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं विजुअलाइजेशन के साथ। ओके, थैंक यू।